उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी रणभेरी अभी से ही सुनाई देने लगी है। 2027 विधानसभा चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपना चुनावी चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही माइक्रो लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान हुई तमाम बैठकों में सबसे ज्यादा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर दिखाई दे रहा है। देहरादून में कोर कमेटी, कैबिनेट, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी, मेयर और निकाय अध्यक्षों के साथ हुई बैठकों में साफ संदेश दिया गया है कि 2027 की जीत का रास्ता बूथ से होकर ही निकलेगा। पार्टी ने उन बूथों की पहचान करनी शुरू कर दी है जहां बीजेपी कमजोर रही या जहां मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो उत्तराखंड के बूथ यानी कि 11,700 प्लस बूथ है और सबसे पहली श्रेणी में लगभग 8,500 बूथ्स आते हैं, दूसरी श्रेणी में 700 से 1,000 और तीसरी श्रेणी में भी इसी प्रकार से जहां पर कम बूथ्स हैं और जहां पर मेहनत ज्यादा करनी है उस पर फोकस रहेगा। बूथ कमेटी, कार्यकर्ता एक्टिवेशन और जनसंपर्क अभियान, फिर उसके बाद कमजोर सीटों पर फोकस और 2027 का विजय लक्ष्य, ये अब पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां देख लेते हैं। बीजेपी बूथ प्लान तैयार हो चुका है, माइक्रो मैनेजमेंट, रात्रि प्रवास, जनसंपर्क अभियान सब कुछ तैयार है, लेकिन कांग्रेस का रणनीति का अभी इंतजार हो रहा है, संगठन विस्तार पर इंतजार हो रहा है। मैदान पर अभी फिलहाल कांग्रेस का कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है और ये दोनों के बीच का अंतर इसलिए स्पष्ट होता हुआ नजर आता है कि कौन कितना ज्यादा तैयार है। दोनों ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस में कितना फर्क नजर आ रहा है। एक तरफ 4 से 5 पॉइंट्स पर जो कि उनका खुद का ब्लूप्रिंट है, जैसा कि हमने आपको पहले ग्राफिक्स में समझाया था, उस पर बीजेपी का काम शुरू हो चुका है, यानी कि अब बूथ लेवल पर काम करने की तैयारियां भी ग्राउंड जीरो से शुरू हो चुकी हैं। यानी कि बूथ प्लान तैयार हो चुका है, माइक्रो मैनेजमेंट भी तैयार हो चुका है, रात्रि प्रवास पर अब ये नेतागण जाएंगे और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, एक एक व्यक्ति से उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी रणनीति का इंतजार कर रही है। संगठन कब एक्टिव होगा इसको लेकर भी अभी सवाल बना हुआ है। मैदान में कांग्रेस कब उतरेगी ये भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ है। तो यानी कि कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी 2027 के इलेक्शन में डट चुकी है तो कांग्रेस अभी भी काफी हद तक पीछे नजर आ रही है, लेकिन इन दोनों के मैनेजमेंट पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ ग्राउंड जीरो पर टीमें उतरने की तैयारी हो चुकी है, रात्रि प्रवास किया जाएगा और रात्रि प्रवास के जरिए अब नया दौर देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस अभी भी रणनीति की तैयारी में है कि आखिरकार कब रणनीति बनेगी, फिर कब संगठन को लेकर काम होगा और उसके बाद उसको धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, पहली श्रेणी में मजबूत बूथ की श्रेणी जो है वो 11,700 में से 8,500 है और दूसरी श्रेणी में जहां पर कड़ी टक्कर रहने वाली है वो कड़ी टक्कर वाले बूथ 700 से 1,000 बूथ हैं जिन पर कड़ी टक्कर रहने वाली है। और तीसरे जो बूथ्स रहेंगे जहां पर कम संभावनाएं हैं लेकिन ज्यादा काम करने की जरूरत है उसका जिक्र होगा। और वो जो तीसरी श्रेणी है उस पर भी हम एक बार फोकस करेंगे। तीसरी श्रेणी पे सबसे कमजोर बूथ हैं जो कि 1,200 से 15 बूथ है, यानी कि 11,700 में से 8,500 पर पहली श्रेणी में डिवाइड किया गया है, दूसरी श्रेणी को 700 से 1,000 और 1,200 से 15 तीसरी श्रेणी बनाई गई है। बूथ कमेटी, कार्यकर्ता एक्टिवेशन, जनसंपर्क अभियान, फिर उसके बाद कमजोर सीटों पर फोकस और 2027 विजय लक्ष्य, यानी कि बूथ मजबूत तो जीत पक्की। ये बूथ स्तर पर काम करने के बाद 2027 का चक्रव्यूह कैसे क्लियर किया जाएगा इसका ब्लूप्रिंट है जो कि अभी हमने आपको दिखा दिया। और इसी रणनीति के तहत इस वक्त बीजेपी धरातल पर काम कर रही है और बीजेपी का जो ये काम है वो धरातल पर शुरू हो चुका है। देखिए, इस वक्त नितिन नवीन 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में है और अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। संगठनात्मक चर्चाएं हो रही है, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। इसके अलावा देखने को यह भी मिल रहा है कि वो लगातार कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के बीच में भी पहुंच रहे हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो यानी कि हर एक तौर तरीका अपनाया जा रहा है जो कि चुनावी रणनीति के हथकंडे हो सकते हैं, उन सभी हथकंडों पर काम इस वक्त चल रहा है। यानी कि बीजेपी ने बूथ बूथ पर बिसात जो है वो बिछा दी है।
माइक्रो प्लान तैयार हो चुका है बीजेपी का, और इस माइक्रो प्लान के तहत अब नितिन नवीन ने सभी को आदेश जारी कर दिए हैं कि आप अब माइक्रो प्लान के तहत रात्रि प्रवास करेंगे, उन ग्रामीण इलाकों पर पहुंचेंगे जो दुरुस्त हमारे दूसरी श्रेणी में ये बूथ्स आते हैं, उन पर जाएंगे जहां पर कांटे की टक्कर हो रही है, और जो 2022 में हमारी तैयारियों के चलते काफी हद तक छूट गई सीटें हैं और जो कमजोर सीटें हैं वहां पर जाएं। तीसरी श्रेणी में जो इन्होंने इसको अलग किया है, उस तीसरी श्रेणी में भी देखने को मिल रहा है कि तीसरी श्रेणी में सबसे ज्यादा जो गंभीर बूथ है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जहां पर कमजोर बूथ हैं, जो कि 1200 से 15 बूथ हैं, वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो रात्रि प्रवास किया जाए, वहां पर लोगों से संवाद स्थापित किया जाए और इस संवाद के जरिए समझा जाए कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या है, आखिरकार क्या है वो नाराजगी जो कि बीजेपी को वोट नहीं दिए जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज कम क्यों पाया जाता है। लेकिन देखने को मिलता है कि हरिद्वार, रुड़की, ये बेल्ट काफी हद तक बीजेपी के पाले में कमजोर नजर आती है, जिस पर अभी भी चर्चा होनी है। अब यहां पर भी लोग जाएंगे, बीजेपी की टीम तैयार हो चुकी है जो कि अब रात्रि प्रवास पर वहां रहेगी, पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचा जाएगा, और जिस तरीके से देखा जाता है कि खटीमा आ रही हुई सीट, उस पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। अब की बार कोई भी मौका, कोई भी मुद्दा छूटेगा नहीं, क्योंकि एक एक मुद्दे को कवर करके, पिरोकर इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाना चाहती है, जिससे कि क्लियर हो जाए कि 2027 का इलेक्शन तैयार है। तो 2027 का चुनावी चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। बीजेपी ने बूथ बूथ पर बिसात बिछा दी है। इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं इस वक्त सियासत में गरमा रही हैं, इस पर हम लोग खास चर्चा करेंगे। खास पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ आशीष सैनी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्टे, उपाध्यक्ष यूकेटी के, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आशीष सैनी जी, चुनावी रण में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, बूथ मैनेजमेंट की तैयारी हो चुकी है, माइक्रो लेवल से काम शुरू हो रहा है। लेकिन माइक्रो लेवल पर जब बीजेपी काम कर रही है तो माइक्रो लेवल पर कांग्रेस दूर दराज तक नजर नहीं आ रही है। क्या बीजेपी के जैसी कांग्रेस के पास कोई अभी खास रणनीति तैयार नहीं है? ये सवाल मुझसे? जी जी बिल्कुल आशीष जी, आपसे। हाँ जी, धन्यवाद आपका कि आपने अभी अपना जो शानदार वक्तव्य दिया उसमें आपने माइक्रो लेवल शब्द का इस्तेमाल किया, और ये तक पहुंच चुकी है और कांग्रेस नहीं होती है। इस काम के लिए सदैव मौजूद है। कांग्रेस के लोग हमेशा रात्रि प्रवास भी करते हैं, कांग्रेस के लोग हमेशा हर बूथ पर एक्टिव भी है, कांग्रेस के लोग हमेशा अपनी विचारधारा और अपनी लड़ाई को जनता के आवाज और जनता के संघर्ष के साथ खुद को जोड़कर भी रखते हैं। इस चीज की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। भाजपा का एक ही कल्चर है, बीजेपी के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम। ठीक है आशीष जी, शायद आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। नेटवर्क इशू के चलते एक बार फिर से हम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक बार फिर से क्लियर आवाज आ जाए। अभी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आशीष सैनी जी, एक और बार चेक कर लेते हैं हम। आ रही है आपको मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप आगे रखिए बात, आगे रखिए बात आप। हाँ देखिए आप, हाँ मैं थोड़ा सा दोबारा से सही करता हूँ। हाँ। आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य बिल्कुल ठीक है। बीजेपी ने प्लानिंग बना ली है, माइक्रो लेवल पर जाना है, बूथ लेवल पर जाना है। कांग्रेस को ऐसी किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमेशा लोगों के बीच में, लोगों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के, आपने कहा कि उनकी कोशिश है कि इस बार पूर्ण बहुमत मिले। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पिछली सरकार 57 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वर्तमान में भी 47 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारा सवाल फिर यही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद ऐसा कौन सा काम था जो इनसे छूट गया है, जो नहीं कर पाए, जो इनको तीसरी बार बनाने की जरूरत है। हमारे पास 50 चीजें ऐसी है जो इस सरकार को करना चाहिए था या इस प्रदेश के हित में होना चाहिए था,
वो काम ये नहीं कर पाए, कांग्रेस उस काम को करेगी। हमारे पास बताने का एजेंडा है। महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी भी विषय पर आप बात करेंगे तो उत्तराखंड के हर दुख दर्द में और हर समस्या के समाधान में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी जो अग्निवीर बनाए गए हैं उस योजना के विरोध में भी है। हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आएगी तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल करेगी। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम उत्तराखंड राज्य को माफियावाद से मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इन सब सवालों पर हम काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर बात करें, उनके जो संभावित या प्रस्तावित जो वहां अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आज भी मंच पर शोभा बनाने का काम कर रहे हैं। यानी भाजपा ये कह रही है कि हमारी चुनाव आयोग से इतनी मजबूत सेटिंग है कि जनता चाहे कितनी खिलाफ हो जाए, हम फिर भी चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। हमारी लड़ाई उसी गठबंधन के खिलाफ है जहां ईडी, सीबीआई और आईटी के बाद अब चुनाव आयोग ने भी घुटने टेक दिए हैं। इसीलिए फिर भी हम हर बूथ पर उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोगों का पलायन, लोगों के कारोबार, रोजगार से लेकर तमाम मुद्दों पर केवल कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। आज भी जनता को जो किसी भी मामले में पीड़ित है उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम आपकी रक्षा नहीं करने वाली, और भाजपा से रक्षा करने के लिए कौन खड़ा होगा ये जनता अभी चुनाव में तय करेगी। चुनाव निष्पक्ष होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी आएगी, विपक्षी दल भी चुनाव जीत कर आएंगे और बीजेपी भी आएगी। मैं बीजेपी को भी बिल्कुल नकारने का काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा चुनाव तो कराए। ये तो एक तरफा जो जबरदस्ती की वोटिंग हो रही है, ये तो आपने महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और बंगाल में देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप देख चुके हैं भाजपा किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। तो ये चुनाव नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब वो प्रधानमंत्री की रैली में नहीं आए, मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह की रैली में नहीं आशीष आए, जी, आप तमिलनाडु में भी मानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं? नहीं, मैंने कहा तमिलनाडु में जब चुनाव की प्रक्रिया हुई, मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया थी, क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार जोड़ तोड़ करने में लगी हुई थी, जबकि उनका कुछ था भी नहीं वहां पे। सिर्फ इसलिए कि इनकी मेंटेलिटी बन चुकी है कि बहुमत को जबरदस्ती सत्ता के दम पर, ताकत के दम पर, पूंजी के दम पर छीनना है। उत्तराखंड की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस बार खड़ी होगी। पिछली बार इनकी सीटें थोड़ी सी कम हुई, अब की बार ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। देखिए राकेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए राकेश मिश्रा जी, एक तरफ बूथ मैनेजमेंट की हम लोग जब बात कर रहे हैं, बीजेपी की चुनावी रण की पूरी ब्लूप्रिंट अभी जनता के सामने है कि आखिरकार वो किस रणनीति के तहत ज़मीन पर उतरने वाले हैं और कैसे 2027 चुनाव की साथ बिछाने वाले हैं। जैसा कि हम ग्राफिक्स के जरिए भी बार बार समझा रहे हैं कि बूथ लेवल तक पहुंचा जाएगा, माइक्रो लेवल की प्लानिंग चल रही है कि रात्रि प्रवास किया जाएगा, वहां पर पहुंचा जाएगा, एक एक चीज़ों को परखा जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको क्या लगता है कि ये जो माइक्रो प्लान है वो काम कर दिखाएगा? निश्चित रूप से जब कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी पराक्रम करता है, कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के लिए, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक नेचर मैं समझ पाता हूँ, ये 365 दिन 24 आवर्स पॉलिटिकल मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनके बूथ के अलावा क्या पन्ना प्रमुख भी हैं। उन पन्ना में 30, 35, 40, 50, 100, 200 वोट का एक पन्ना होता है। उस पन्ना का भी एक प्रमुख है और उसे ये पता है कि इस गली में रहने वाला ये व्यक्ति हमारे दल का समर्थक है या विपक्ष का समर्थक है। तो माइक्रो मैनेजमेंट इनका इस प्रकार से है और वो चीज़ें एक्टिव हैं। इन्हें पहले से ये पता है कि हमारा ये बूथ कमज़ोर है, इन्हें पहले से ये पता है कि हमारा ये बूथ ठीक है। हाँ। इनको पहले से पता है कि हमारा इस बूथ पे टफ टाइट है। तो यही माइक्रो मैनेजमेंट है। और राजनीति में जिस प्रकार की व्यवस्था आज के युग में आ गई है, पहले क्या था, हवा पे चुनाव होता था। हाँ। मुद्दे चलते थे, नैरेटिव चलता था। आज के जमाने में बूथ मैनेजमेंट चलता है। हाँ। इस बात को जिस दिन विपक्षी पार्टियां समझ गई कि बूथ पे हमें काम करना चाहिए, अपने लोगों के बीच में जाके काम करना चाहिए, शायद दम खम से ये वापस आएंगे।
क्योंकि इनका भी जनाधार कम नहीं हुआ है, लेकिन वो बूथ मैनेजमेंट में क्षणिक इन्फ्लुएंसर जिसे बोलते हैं, हाँ। थोड़ी देर में इन्फ्लुएंस करके और वोट को कन्वर्ट कर लेना, ये कला जितनी अच्छी भारतीय जनता पार्टी के पास है, शायद अभी इसका अभाव भारत के और राजनीतिक दलों लेकिन में इसको कम है। परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 11,500 के लगभग हमारे पास बूथ है। अभी इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो क्या लगता है कि जो सबसे निम्न वर्ग की श्रेणी रखी गई है, तीसरी श्रेणी, उस तीसरी श्रेणी में भी 1200 से 1500 हमारे पास बूथ बचते हैं, जहां पर इन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, यानी कि कमज़ोर बूथ वाली श्रेणी में उन्हें रखा गया है। क्या लगता है वो कौन सी बेल्ट है जहां पर अभी बीजेपी को ज़्यादा प्रवास करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है? देखिए, वो तो सबको पता है कि वो कौन सी बेल्ट है। हाँ। उसमें जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं, ये उनकी बेल्ट है। हाँ। हर विधानसभा में ऐसे 10-5 बूथ हैं जहां पे भाजपा को वोट पिछले 15 साल से 20 सालों से बहुत शून्य आता है। हाँ। ये वो 1500 बूथ हैं जहां पे इनको वोट कम मिलता है। जी। वहां पे ये बहुत मेहनत करेंगे तो एक वर्ग को ये संगठित कर पाते, बिल्कुल। वो इनका वोट बढ़ जाता है। ये चाहते हैं कि उस बूथ पे जो इनका सबसे कमजोर बूथ है, वहां पे वो वोटों का बिखराव ना हो। इनका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो ये है। अब जैसे जहां इनका मजबूत विपक्ष है, जहां पे ये मजबूत हैं, वहां दूसरे दलों को चाहिए कि उन वोटों में कुछ बिखराव हो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी गणित यहाँ लगती नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति को पिछले 12 सालों से 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ 2 ही दल मुख्य रूप से चुनाव लड़ते हैं। हाँ। आज भी मैं बैठ के दिन में कुछ सर्वे कर रहा था 70 विधानसभाओं में, तो मुझे ये देखने में लगा कि बहुत कम ऐसी सीटें हैं या ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां तीसरा दल जाके कुछ कर रहा हो। उससे बेहतर तो इंडिपेंडेंट किए हैं पिछले चुनाव में, बिल्कुल निर्दलीय जाके हाँ। किए हैं। तो इस बार मुझे जो जनता के बीच में जाके या लोगों से मिल के, या जो अभी तक मेरी क्षमता के अनुसार या मेरी टीम की क्षमता के अनुसार जो मैं पहाड़ी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जाके लोगों के बीच में मिला हूं, इस बार सिनेरियो कुछ अलग रहेगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के हर एक विधानसभा क्षेत्र पे इस बार वोट लाएगी। मतलब कहीं कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय भी बनेगा। ठीक है। मैं सीट के दावे तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय ही बनेगा, कहीं मुकाबला ये 2 कोणीय बनेगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस का वोट प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर है। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आपसे भी ये सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से राकेश मिश्रा जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस हो या फिर इसके बदले जो वोट जाता है वो निर्दलीय को जाता है, तो क्या यूकेडी किसी के ऑप्शन में बची ही नहीं है? शांति प्रसाद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए यासी जी, उत्तराखंड क्रांति दल बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष का परिणाम है कि अब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दों से घबराई हुई हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आकर यहाँ की हवा को रुख समझने के लिए आए हैं और धामी भी इस समय पर बहुत घबराए हुए हैं। भाजपा गुटों में बटी हुई है, चाहे फिर वो त्रिवेंद्र रावत गुट हो, अरविंद पांडे का गुट हो या धामी गुट हो, ये लोग इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि उत्तराखंड में बहुत खराब है। और हम पहले भी एक बात कहते रहे हैं कि हम बुनियादी मुद्दों पर लड़ेंगे, वो चाहे पलायन का हो, रोजगार का हो, भ्रष्टाचार का हो, संपदाओं पर लूट का हो या गांव के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने का मामला हो। इन तमाम बुनियादी मुद्दों पर उत्तराखंड क्रांति दल का कोई जवाब नहीं है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां धीरे धीरे उत्तराखंड के मुद्दों को अपने मुंह पर लेने लगी है। इससे पता चलता है कि अब मुद्दा बनाम पार्टियों का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि कहीं ऐसा ना हो कि घबराहट में भाजपा जो है
अपना नेतृत्व परिवर्तन कर दे, क्योंकि इस बार सुगबुगाहट है कि इनके नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र भी रहा है कि जब जब भाजपा घबराई है तब तक उन्होंने चेहरे बदले हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों से अपने आप को कैसे बचा पाएगी। ठीक है, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कहीं मामला डगमगाया तो चेहरा भी बदला जाएगा और फिर दूसरा चेहरा लाया जाएगा, एक नई उम्मीद के साथ फिर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है संजीव जी, क्या चेहरा बदला जाएगा जिस हिसाब की आपकी संगठनात्मक तैयारियां चल रही? नितिन नवीन इस वक्त दौरे पर हैं, काफी एक्टिव आप लोग 2027 चुनाव के लिए लग रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी जो अभी चुनावी रणनीति है वो 2027 में काम करेगी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के पास अपने जायज मुद्दे हैं, तो यूकेडी इस वक्त धरातल के मुद्दों के साथ चुनावी रण में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 और 365 दिन जनता के बीच रहता है, जनता के सरोकारों से लगातार दो चार होता है, जनता की जन भावनाओं के अनुरूप वो काम करता है, किसी के दुख में, सुख में, दर्द में हर समय उसमें शरीक रहता है। और जन भावनाएं क्या दिशा निर्देश दे रही हैं, जन भावनाएं किसके अनुरूप हैं, तो उसका भी वो लगातार ध्यान रखता है। लोगों के जिस प्रकार से अन्य दल वो केवल और केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, उनको न जन भावनाओं से मतलब है, न जनता के सरोकारों से मतलब है, न प्रदेश के हित से मतलब है, न देश के हित से मतलब है, न समाज के हित से मतलब है। उनको केवल और केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, प्रदेश को भला बुरा बोलना है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो उद्देश्य है, कैसे हम उत्तराखंड का विकास करें, कैसे हम लगातार यहाँ पर रोजगार के साधन संसाधन बढ़ाएं, इसके ऊपर हम लोग लगातार काम करते हैं। प्रदेश का विकास हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वायदा है, जो दावा है और जो उनका एक विज़न 2025 की हमने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है, उस दिशा में वो जिस प्रकार से लगातार कदम ताल कर रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको देखकर पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आज हम जिस प्रकार से 2 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं उत्तराखंड में लगातार गतिमान है, आप बताइए, मेरे दो मित्र बैठे हैं, कांग्रेस के भी हैं और यूकेडी के भी हैं, और तमाम विपक्ष कोई भी ऐसा बता दे कि आज से पहले 10-10 साल इनकी भी सरकारें रही, क्या उत्तराखंड में इतने लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कभी हुआ, कभी देखा, कभी सोचा भी आपने? करना तो बहुत दूर की बात है, करना तो बहुत दूर की बात है। मैं सोचता हूँ इन्होंने कभी विचार भी किया नहीं होगा। वो आपकी मजबूरी है। आशीष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपने बारे में बोलिएगा। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हरीश रावत सरकार में 3 फ्लाईओवर बने। अब भैया 3 फ्लाईओवर बने, और 3 फ्लाईओवर बने, 3 फ्लाईओवर कितने सालों में बने, कितने सालों में बने, जरा ये भी बताइए। और जो चार लेन का भैया 4 लेन का पास हुआ था, उसको 2 लेन में आपने सीमित कर दिया। उसके ऊपर आज तक कम से कम 50 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें उसका जो बजट आप लोगों ने, जो बजट आपने उसका निश्चित किया था, उसको डबल, उसे डबल आपने उस पर खर्चा किया। 40% उसके ऊपर आप लोगों ने कमीशन खाया। सारी बात बताइए, सारी बात बताइए। और उस कौन बनेगा करोड़पति में, इस बात के ऊपर सवाल उठा दिया गया था कि बल्लीवाला का जो फ्लाईओवर है उसमें जो सबसे ज्यादा स्पीड ब्रेकर बनाने पड़ गए, और वो इसलिए बनाने,
मेरे भाई 37 स्पीड ब्रेकर थे एक फ्लाईओवर के ऊपर, और वो इसलिए स्पीड ब्रेक, अरे आपने विकास के ऊपर भी स्पीड ब्रेकर लगाए, आपने विकास के ऊपर भी स्पीड ब्रेकर लगाए, एक एक करके बात रखिए। निश्चित इन्होंने देखिए, मुझे कहा कि निश्चित कोई ये काम बौखलाए हुए हैं, मैंने ये उनको बौखलाए याद हुए हैं। दिलाया अब कि इन्होंने फ्लाईओवर कुछ बने हैं। किया हो तो इनसे बोले ना, पूछ लीजिए इन्होंने किया क्या हो कुछ किया हो तो बोले। 2000 स्कूल बंद कर दिए, 90 स्कूल देहरादून मेरे बंद कर भाई दिए। कुछ किया हो तो आप बोले। कर क्या रहे हैं? 874 अस्पताल डॉक्टर थे बनाया आपके समय पे, हॉस्पिटल आज में 3700 कर्मचारी से हटा ज्यादा दिए, डॉक्टर हैं। पेड़ काट आपके दिए, समय पे पर्यावरण बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार कंपाउंडर चरम और पर, फार्मासिस्ट माफियावाद डॉक्टर चरम की पर, भूमिका और आप निभाते उपलब्धि थे। बता रहे हैं। कंपाउंडर और सामने आपके फार्मासिस्ट पन्ना डॉक्टर प्रमुख। की भूमिका निभाते थे। पन्ना रुक प्रमुख जाइए आज आशीष तक विरोध जी, किया जवाब तो है। लेने दीजिए, सेंटर में जवाब लेने दीजिए डॉक्टर संजीव भी जी। हैं, हाँ। तमाम डॉक्टर हैं, तमाम जवाब ही देंगे इक्विपमेंट नहीं। है। याशीन जी, पिछले 50 डिबेट में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऑडियो बंद ये ऐसे करेंगे टाइम तो बर्बाद मैं करते हैं बोलूंगा, अपना भी मैं और दूसरों बिल्कुल का नहीं भी। बोलूंगा। आशीष जी जवाब ले कोई लेते हैं, तरीका आपके नहीं है। सवाल का भी जवाब लूंगी नहीं, और कोई आपसे तरीका- भी जवाब लूंगी, मैं मौका बिल्कुल दूंगी गारंटी आपको। तरीका नहीं है, देकर बिल्कुल कह रहा हूं, बदतमीज मैंने लोग हैं ये। एक सवाल पूछा, निहायत आप बदतमीज जवाब लोग दिलवा हैं। दीजिए। एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दिलवा दीजिए बस। अभी मैं जवाब लेती हूँ। हाँ बताइए संजीव जी। निशी जी देखिए, जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, मरोड़ हो जाती है, क्योंकि किया ही नहीं ना कुछ, झूठ बोलने पर किया ही नहीं कुछ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब मलिन बस्तीवासी अपना हक मांगना सेक्रेटरीट पे गए तो इन्होंने उसके ऊपर लाठीचार्ज करी। जब इन्होंने आंगनवाड़ी अपना हक मांगने गए, इन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज करी। जब युवा अपना हक मांगने गए तब इन्होंने उसके ऊपर लाठीचार्ज करी। तो ये तो सरकारी लाठीचार्ज सरकार हो गई थी। इनके समय पर अवैध खनन जिस तरीके से चरम पर था, डेनिस पूरे हरीश रावत के पूरे कार्यकाल में डेनिस का हल्ला रहा। लगातार आपने मेरे भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट हुआ क्या? वीडियो भर्ती चौथे तल पे, सचिवालय के चौथे तल पे आपने भर्ती घोटाले का एक अड्डा बना के रख रखा था। आपने किया तो केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, केवल घोटाले किए, केवल पैसों का बंदर बांट किया और केवल कमीशन खोरी करी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार गुटबाजी का आलम है, मैं सोचता हूं 2027 का हमारा चुनाव आने जा रहा है। मैं सोचता हूं पिछली बार जो आपका आंकड़ा था, उस आंकड़े को 50% भी आप लोग अचीव नहीं करने वाले। और निश्चित जी, एक मिनट, नहीं संजीव जी, अभी मेरा सवाल सुनिए आप पहले। हाँ जी, एक मेरा बताइए। सवाल सुनिए, क्योंकि अभी हम संगठनात्मक चर्चाओं पर बात कर रहे हैं। अब आपके नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त उत्तराखंड में है, तो इस पर आ जाते हैं। पहले आप मुझे बस इतना बताइए, जब आप संगठनात्मक चर्चाएं कर रहे हैं, अब रात्रि प्रवास की तैयारियां चल रही हैं, यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट से ही आप लोगों की तैयारियों की शुरुआत होने वाली है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कौन से ऐसी बेल्ट को मानते हैं जहां पर आपका पूरी तरीके से रुतबा खत्म हो चुका है, जहां पर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि आप ही ने ये 3 श्रेणियां बांटी हैं और उन 3 श्रेणियों में आपको पता है कि कौन सा कमजोर आपका बूथ है। निश्चित जी देखिए, हम लोग वास्तविक जो धरातल है उसके ऊपर काम करते हैं। अभी हमारी 47 सीटें हैं। 47 सीटों में हम बाकी की जो 23 सीटें जो हम नहीं पा पाए, हम उसका भी वर्गीकरण करते हैं। ABCD तालिकाओं में हम उसको रखते हैं। तो उसमें जो सबसे 500 के आसपास जो सीटें हारी, जो 1000 के आसपास में हमने सीटें हारी, सबसे पहले हम उनके ऊपर बहुत गहनता से काम कर रहे हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा वाली जो है उसके ऊपर हम गहनता से काम कर रहे हैं। यानी कि हमारा उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम नंबर भारतीय जनता पार्टी की सीटों का हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमारा कार्यकर्ता जो हमारा पन्ना प्रमुख है, घर घर जा रहा है, घर घर अपनी सरकार की उपलब्धियां जो हमने करी हैं इसीलिए बताएंगे ना। नहीं करी हो तो आज जनता बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया पे सब कुछ जानकारी पल में वो प्राप्त करता है। तो हमने जो हमारी सरकार ने
जो अचीवमेंट किए हैं, जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए जो लगातार काम किए हैं, जो पलायन को रोकने के लिए काम किए हैं, जो स्वास्थ्य में एक लगातार एक लंबी छलांग लगाई है, शिक्षा में लंबी छलांग लगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जबरदस्त तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है, जो लगातार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम जो लगातार जो काम कर रहे यानी हैं, कि आप 12 साल के काम गिनाएंगे, बिल्कुल वहां पर पहुंचेंगे, बिल्कुल, उनकी समस्याओं को बिल्कुल सुनेंगे, ये हम कराएंगे। समझ और गए। निशित जी देखिए, लेकिन आपका जो ये हरिद्वार रोड की बेल्ट है, हाँ, वहां पर आप कैसे मजबूती लाएंगे? वहां तो आपकी पूरी तरीके से जमीन खोती हुई नजर आ रही है, तो आप वहां पर क्या काम करेंगे? निशित जी देखिए, मैंने आपको बताया, हाँ, हम ग्राउंड जीरो पर जन जन तक पहुंचने का हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। हम अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। हम वहाँ पर ये भी तलाश कर रहे हैं कि हमारा जो सीटें हम हारे हैं, उसमें हमारा हार का जो कारण है, उसको हम पूरी तरह से हम दूर भी करेंगे। जो वहाँ के स्थानीय, कई बार स्थानीय कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्थानीय कुछ इस प्रकार के मुद्दे होते हैं, तो जो इस प्रकार का कोई विशेष मुद्दा रहा, उसके ऊपर भी हम माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ की जो जनता या जो वर्ग किसी भी रूप में यदि कहीं से मैं सोचता हूँ हमको जिसने वोट नहीं दिया, हम उसको भी अपने पाले में हम लोग कैसे ला पाएं, उसको पूरी तरह से हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा कार्यकर्ता जन जन तक जा रहा है। और ऐसा नहीं कि अभी चुनाव है तो इसलिए हम इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि आप 24/7 365 डेज लगातार काम करते हैं। हम तो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, हम तो जनता के बीच रहते हैं। वहीं आप देखें, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, वो जब आते हैं, जब चुनाव होता है, जब आते हैं, उसके बाद 5 साल टाटा बाय बाय उत्तराखंड, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हर राज्य के साथ उनका ये काम है, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे उनका जो जहाँ वो जीते हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तेलंगाना की बात करें, चाहे केरला की बात करें, 5 साल में एक बार आते हैं, 5 साल के बाद अगली बार जब जाएंगे, जब वहां पे चुनाव होंगे, तो इसीलिए जनता भी देखती है हमारे सुख में दुख में हर पल 24/7 कौन साथ खड़ा है और कौन मौका परस्त है, कौन कुकर मुत्ते की तरह उगता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ठीक है, कौन गायब हो जाता है? राकेश मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी दोनों के बीच आपने बहस देखी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, क्या लगता है कि आखिरकार दोनों के कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ जिससे जनता इतनी प्रभावित हुई है? क्योंकि दोनों के कार्यकाल को बहुत नजदीकी से परखा जा चुका है, अब उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए निश्चित, कुछ अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो सन 2000 में जब हमारा राज्य अलग हुआ, तो उस समय हमारे प्रदेश में जो सड़कों का कुल लंबाई थी वो 15,750 किलोमीटर की लंबाई थी। 2012 से 2017 के बीच में आते आते हमारे प्रदेश में लगभग 33,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, जिसमें स्टेट हाईवे भी था और राज्य सरकार की भी सड़कें थी, केंद्र सरकार की भी सड़कें थी। तो ऐसे ही तीनों मतलब ग्रुप को मिला के ये 33,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। लेकिन जब हम 2017 से और 2026 पहुंचते हैं तो ये अनुपात बढ़कर 69,000 किलोमीटर का पहुंच जाता है। तो जहां 33 दूना 66 यानी कि दुगने की रफ्तार से रोड का निर्माण हुआ। इसमें केंद्र सरकार की भी सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क भी है और राज्य सरकार की भी सड़कें हैं, जिला पंचायत की भी सड़कें हैं और विधायक निधि से बनने वाली भी सड़कें हैं। तो विकास के मामले में अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इन 10 वर्षों में, चूंकि डबल इंजन की सरकार भी रही, केंद्र में मोदी जी रहे, राज्य में पुष्कर सिंह धामी जी रहे या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, यानी कि भाजपा की सरकार रही, तो इनके बीच में जिस कोऑर्डिनेशन से प्रदेश में रोड का जाल बिनना था वो बना। अब फ्लाईओवर और जैसे नेशनल हाईवे बने तो उसमें फ्लाईओवर भी बने, कई चीजें और बनी, तो वो गौड़ विषय है कि जब कहीं भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी या राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा तो यहाँ से लेके आप अगर खटीमा तक जाना है चले जाइए, और कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ उत्तराखंड में। ठीक है।
50 फ्लाईओवर बने होंगे। आप देहरादून नेशनल हाईवे पकड़ लीजिए, देहरादून दिल्ली, तो उसमें बने होंगे। अब राज्यों के बीच में कितने फ्लाईओवर बने हैं जो हमारे प्रश्न थे, तो आप देखिएगा 10 फ्लाईओवर का निर्माण राज्य सरकार ने अपने कोष से कराया इन 5 वर्षों में, जिसमें रुद्रपुर का, काशीपुर का, आपका हरिद्वार में, तो ऐसे कई फ्लाईओवरों का निर्माण। और चूंकि ये बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब उत्तराखंड, आप डाटकाली मंदिर से उत्तराखंड हमारा शुरू होता है। हाँ। तो यहाँ पे ऋषिकेश, यहाँ पे पहाड़ों में फ्लाईओवर बनना बहुत मुश्किल है। यहाँ टनल बन सकती है, पुल बन सकते हैं और उसको क्रॉस करने की चीजें बन सकती हैं। तो फ्लाईओवर की जरूरत शहरों में है। अभी जैसे आपके घर के बगल से ही रेलवे स्टेशन से निकल रही है और उस पार निकलता है, जो देहरादून का ओवरब्रिज बन रहा है रेस कोर्स में, जहाँ विधायक निवास है वहाँ से लेके और पटेल नगर तक, वो भी ओवरब्रिज रेलवे को क्रॉस करने के लिए बन रहा है। तो ऐसे कई विकास प्रोजेक्ट हैं जो राज्य सरकार अपनी तरफ से कर रही है। ये एक तुलनात्मक अध्ययन है सड़कों का। मेडिकल कॉलेज भी, शायद आशीष भाई भी इस बात से सहमत हों और ये भी सहमत हों, अब डॉक्टर हैं वहाँ नहीं है, लेकिन कागजों में 4-5 मेडिकल नए कॉलेज बनाए गए, चाहे रुद्रपुर का हो चाहे हो। अब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं मैंने नहीं देखा है, ना मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेजों का भी विकास हुआ है। डॉक्टरों की भी नियुक्तियां कुछ, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, 1 करोड़, पहले हम 90 लाख थे, आज 1 करोड़ 27 लाख के आसपास हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टरों की भी नियुक्तियां हुई। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी, मेडिकल कॉलेजेस भी यहाँ पे पूरी तरह से, चाहे गुरु राम राय हो, चाहे ग्राफिक एरा जैसा संस्थान हो, चाहे वो सुभारती जैसा संस्थान हो, जो देहरादून में ही 3-3, 4-4 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण इसी दरमियान इसी में चला है। तो ठीक है, अब इसमें किसी सरकार की बहुत उपलब्धि नहीं मानता मैं। सार्वभौमिक रूप से ये विकास की तरफ बढ़ने वाली चीजें हैं। पर ये तो साफ है ना, जिसका कार्यकाल उसकी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी के तहत उन्हें वो विकास कार्य करने ही पड़ेंगे। देखिए, अब जब दो क्योंकि जिम्मेदारी तय जनता ने की है, केंद्र भी इन्हीं का है, राज्य भी इन्हीं का है। तो अगर इन दोनों के सामंजस्य से विकास की चीजें चल रही हैं तो ठीक है, उसमें कोई कुछ किया नहीं जा सकता। चल रहा है जो चल रहा है, प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ऑल वेदर रोड ही बनाई गई, तो एक रोड बनाई गई थी जब सिंगल रोड गई थी, शायद 2010 में, 2011 में, 2012 में जो रोड बनी थी बद्रीनाथ की, अब उसे चौड़ीकरण करके 4 लेन या 2 लेन बना दिया गया। तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही है, सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, और जो भी सरकार 2027 में आएगी उसके सामने भी चुनौतियां रहेंगी और वो भी कार्य करेगी। ठीक वो है, भाग नहीं सकती। ठीक है, आशीष सैनी जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, बताइए कि आखिरकार क्या इस वक्त कांग्रेस अपने आप को महसूस कर रही है कि वो कहां स्टैंड कर रही है? क्योंकि हम अभी तक 2027 के चुनावी परिप्रेक्ष्य से देख लें तो बीजेपी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जैसा कि हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं। यूकेडी लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, उनका एक अलग रुतबा वहां पहाड़ में देखने को मिल रहा है, एक अलग क्रेज है यूकेडी का। लेकिन कांग्रेस, कहा जा रहा है कि बीजेपी तैयार है, लेकिन कांग्रेस दूर दराज तक नजर नहीं आ रही है। क्या कांग्रेस अभी काफी हद तक चुनौतीपूर्ण तरीके से पीछे अपने आप को महसूस कर पा रही है, या फिर क्या स्टैंड है? क्लियर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहूंगा जिसने आपके चैनल को आकर बताया कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो चश्मा शायद हमारे पास नहीं है, वो केवल आपके न्यूज चैनल पर होगा। आशीष सैनी जी, हमारे पास पब्लिक रिव्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, पब्लिक का मैंने रख दिया। नहीं, सुन लीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मजबूत सरकार चला रही है, और आपके चैनल पर ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि संजीव वर्मा जी से बेहतरीन प्रवक्ता तो राकेश मिश्रा जी है। उन्होंने कहा, अभी बड़ी सफाई से कहा कि 33,000 किलोमीटर के मुकाबले में उत्तराखंड में 66,000 किलोमीटर हाईवे बना। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि यदि 6 लेन का हाईवे है और 1 किलोमीटर बना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाईवे गिनने का पैमाना बदलकर उसे 6 किलोमीटर गिनने का काम किया है।
ये बात नहीं बताएंगे वो कभी भी। नहीं, दूसरी ठीक, बात, आप ठीक कह रहे हैं, इनसे यही पैमाना है। एक बेसिक, राकेश जी सुन लीजिए, यही पैमाना है जी, आप जो कह रहे हो आपकी बात में सच्चाई है, और यही पैमाना है कि 1 किलोमीटर सड़क अगर सिंगल बनती है तो 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर 6 लेन बनती है तो 6 किलोमीटर, यही पैमाना है जी। ये पैमाना पिछले 8 साल पहले बदला गया है। आप चाहिए तो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी बात सुन लीजिए, आपने और अभी निशी जी ने कहा कि कांग्रेस ने दिखाई दे रही, चुनाव आयोग ने BLA 2 बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी से कुछ ज्यादा BLA 2 हमारे बने। BLA 2 के बाद सड़क पर, क्योंकि संघर्ष तो हमें करना है, हमें तो चुनाव आयोग के खिलाफ SIR के जो गलतियां होंगी या जो वोट ट्रांसफर करने का काम करेंगे, तो हमें तो और अधिक मुस्तैद रहने की जरूरत है। हम अब हमारे BLA 2 जहां ताकत से खड़े। दूसरा, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, कांग्रेस विचारधारा पर आधारित पार्टी है, और जनता ये सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। जहाँ इनकी सरकारें जीतती हैं वहाँ सब कुछ सही होता है, जहाँ इनकी सरकारें हारती हैं वहाँ ये सब कुछ गलत होता है। वहाँ SIR भी गलत है, वहाँ इलेक्शन कमीशन भी गलत है, न्यायपालिका भी गलत है, प्रशासन भी गलत है, सब कुछ गलत। और तेलंगाना में सब कुछ सही होता है, कर्नाटका में भी सब कुछ सही होता है। आपकी चोरी सही है, पर्यावरण के नाम पर पेड़ काट दिया आपने, हाईवे में चोरी कर ली। निशी जी ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पूरी तरह से OBC विरोधी पार्टी है, OBC विरोधी पार्टी। अभी इन्होंने एक ताजा उदाहरण पेश किया है OBC विरोध करने का। इन्होंने कर्नाटका के OBC सीतारामैया जी को केवल इसलिए हटाया क्योंकि वो OBC थे, और मंडल कमीशन में इन्होंने मुख्यमंत्री क्यों बदले? जिस प्रकार से नरबली आपने नीतीश कुमार को हटाया, वो भी OBC थे, नीतीश कुमार भी OBC रहे। इन्होंने आत्महत्या करने के लिए प्रवोक किया। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं करता। संजीव जी मुद्दे से मत भटकिए आप। अब्बा ने, भारतीय जनता राहुल गांधी के अब्बा ने संसद में खुला विरोध किया OBC का। संजीव जी चुन के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए आप, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों ना करें? अगर भाजपा कह रही है कि OBC नहीं करेंगे, इनका चरित्र यही है, इनका चाल चरित्र चेहरा इतना काला है, ये इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं कि ये बैठने लायक भी नहीं है साथ में, इनसे क्या बहस करें। अब मुझे संजीव जी आप ये बताइए, आपके इन्हीं शब्दों की वजह से फिर गुस्सा दिखाई देता है, अब वहां के लोगों को कैसे मनाएंगे आप? फिर सीधा डायरेक्ट सवाल कर रही हूं मैं आपसे, अब वहां पर आप कैसे मजबूत करेंगे अपनी जो लगातार तुष्टीकरण की बात करते हो, जो लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी देने की बात करते हो, तो आपके लिए तो चुनौतियां खड़ी हो गई ना उन बूथों पर, उन सीटों के लिए तो आपके लिए चुनौती है। अब वहां पर कैसे आपका रात्रि प्रवास होगा? वहां तो आपको रात को रुकने भी नहीं दिया जाएगा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जो लगातार जब हम अवैध मदरसों के ऊपर कार्यवाही करते हैं तब ये उनकी ढाल बनकर खड़े होते हैं। क्या अवैध मदरसों के ऊपर कार्यवाही हो रही है तो वो गलत हो रही है? जब अतिक्रमण जिन जगहों पे अतिक्रमण हुआ है, जहां पर अवैध मज़ारें हटाई गई हैं, उनका ये लोग विरोध करते हैं। जहां पर हम जो अतिक्रमण हो रहा है, जब उसका विरोध करने जाते हैं और वो लोग पथराव करते हैं, प्रशासन के ऊपर पथराव करते हैं। संजीव जी मुझे आप बताइए, जितनी आपने जमीनी अतिक्रमण मुक्त करी है, वहाँ पर कितने स्कूल और कितने कॉलेजेस, कितने हॉस्पिटल्स खोल दिए आपने? मुझे आप जरा ये बता दीजिए। इनके विरोध, इनके विधायक जो है वहाँ पर ढाल बनकर इनके, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है संजीव जी, तो वहाँ पर कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल खोल दिया? इनकी आरती उतारनी चाहिए क्या? आप बताइए। एक भी नहीं खोला, ये कुछ नहीं खोलेंगे, ये केवल बयानबाजी करेंगे, खोखली बयानबाजी। खोखली बयानबाजी आप करते हैं, खोखले आप हैं, खोखले आप हैं, दो मुंह आप हैं, आ रही हूँ, आप हैं। मौका दिया।
शांति प्रसाद जी, आंतरिक गुटबाजी आपके यहाँ शांति है। प्रसाद जी, आपसे एक कमेंट लेना प्रदेश चाहूंगी। में आपके हरीश रावत जाइए। और तमाम जितने रुक नेता जाइए। हैं उनकी गुटबाजी आपके दिखती पास है। अपने 12 साल केंद्र के और आप लगभग 10 केंद्र की साल बात जो होने करें, वाले हैं, केंद्र की वो बात राज्य करें के तो आपने राहुल और गिनाने हैं, प्रियंका में जो गिना भी दिए। गुटबाजी है किससे छुपी है क्या? कांग्रेस ने अपना कार्यकाल राहुल गिना दिया और है, प्रियंका यूकेडी का तो जान गुटबाजी लेते हैं किससे छुपी परसेप्शन हुई है क्या? रुक जाइए संजीव जी, आपकी गुटबाजी तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे संजीव हो जी, चाहे आशीष, प्रदेश रुक स्तर पे संजीव जी, हो, रुक जाइए। पूरी जनता के सामने दिखाई दे रही है। टाइम और किल मत कीजिए आप। इसी के बलबूते जीतेंगे क्या 2027? इसी के लिए तो शांति आता ही है प्रसाद जी। के टाइम किल बलबूते करने के लिए। जीतोगे क्या? अभी आपसे जवाब लूंगी मैं, गुटबाजी रुक में जाइए। तो भाजपा भी पीछे नहीं है भाई। शांति प्रसाद जी जवाब दीजिए। देखिए यशी जी, अभी चुनावी वर्ष है। भाजपा को अपने 15 साल के विकास की योजनाएं जनता को धरातल पर बतानी चाहिए कि उत्तराखंड में आपने पलायन रोकने के लिए क्या किया, जिससे पलायन रोका। राजधानी कैसे बनाई आपने गैरसैंण में, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। क्यों नहीं बनाई, तो किसके पीछे चर्चा करनी चाहिए। अरे श्रीमान जी, पहाड़ के लोगों पर ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने ही बनाई है। विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ी, कब बनाई? कारण रहा कि हाकम सिंह को बरी होना पड़ा और उत्तराखंड के अंदर आँख के टीन के चश्मे को हटाओ, महिलाओं को कांग्रेसियों। हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि चर्चा करते तो हमको लगता कि देखिए सत्ता में बैठे ये सत्ताधीश पहाड़ के जनमानस को विकास से जोड़ने की इन नीतियों में सफल रहे। विपक्ष के नेता हम उनकी इन सफलताओं को नहीं छुपा पाए, हमारी असफलता गिनी जाती। मगर देख लीजिए इन 15 सालों में ये क्या कह रहे हैं, नरसे की बात। अरे भाई 15 साल में यदि आप उत्तराखंड के अंदर बाहरी मुसलमानों को नहीं भगा सके, मदरसे खत्म नहीं कर सके, बांग्लादेशियों को नहीं भगा सके, तो ये असफलता आपकी है ना, इसमें कांग्रेस कहाँ दोषी है। यदि कांग्रेस ने बांग्लादेश बसाए तो आप हटाइए, मगर जब आपका सांसद ये बोलता हो कि बांग्लादेशियों को मूल निवासी हम बनाएंगे, उनको जो है स्थायी निवासी बना के रोजगार स्वरोजगार हम देंगे, वो उत्तराखंड के अल्पसंख्यक हैं उनके विकास की ठीक है योजनाओं को हम देंगे। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये बेसिकली व्यापारियों की पार्टी है और उत्तराखंड के संसाधनों को लूट रही है। यही कारण है कि जब विपक्ष के नेता इनसे लूट पर, बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर, रोजगार पर बात करती है तो ये हिंदू मुस्लिम को लेकर आ जाती है। और आज का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज पर घोषणा करी है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अगले बगले झांक रहे हैं, मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए, हम उस आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये एक मुद्दा बन सकता है शांति प्रसाद जी, बिल्कुल शांति प्रसाद जी, एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन समय कम है। और देखिए एक तरफ धर्म पर राजनीति का सवाल उठ रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, एक कह रहा है कि अभी भी अपराध कायम है, और अभी भी कहा जा रहा है कि विकास की तरह से हम लोग काफी हद तक पीछे हट चुके हैं। कोई कह रहा है डेमोग्राफी चेंज है, कोई कह रहा है विकास हम लोग करेंगे। इसी पर ही राजनीति चल रही है, लेकिन किसका मुद्दा कितना बुराया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2027 के तैयार चक्रव्यूह में आखिरकार किसकी रणनीति गेम चेंजिंग साबित होगी, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।